हे एवरीबडी, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी प्रश्न बैंक को, जो कि कक्षा 12वीं हिंदी विशिष्ट की होने वाली है। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो हमारा भाषा बोध है, यानी कि जो हमारा गद्यखंड है, पद्यखंड है, और साथ ही हमारी जो सहायक वाचन है वो हमने कंप्लीट कर ली है। अगर आप उनके वीडियो वॉच करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाकर उन्हें वॉच कर सकते हो। सो आज हम जिस टॉपिक की डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है हमारा भाषा बोध। तो इसी के हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, यानी कि जो प्रश्न बैंक में क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उनको डिस्कस कर रहे होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे सामने आता है सही विकल्प, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वाक्य कहते हैं, किसे कहते हैं? तो राइट आंसर रहेगा भाव व्यक्त करने वाले समूह को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शत्रुता का शब्द विपरीत अर्थ है। शत्रुता जो शब्द है उसका विपरीत मीनिंग क्या है? तो राइट आंसर रहेगा मित्रता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सही वर्तनी है ऋचा, ऋचा, ऋचा या ऋचा। तो इसमें से जो राइट सही वर्तनी है वो है ऋचा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सही शब्द है आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद और या आशीर्वाद। तो जो द वाला है वो राइट रहेगा आशीर्वाद। उसके बाद मुंबई आप गए थे क्या का शुद्ध रूप क्या होगा? सो इसका राइट आंसर रहेगा क्या आप मुंबई गए थे, ये इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में रीवा, सतना, सीधी, सडोल आदि जिलों की प्रमुख बोली है, कौन सी है? सो राइट आंसर रहेगा बघेली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें पानी दो का शब्द स्वरूप है मुझे, हमें पानी चाहिए, हमें पानी पीना है, मुझे पानी दो, मुझे पानी पीना है। सो इसका राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स मुझे पानी दो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या है? सो इसका राइट आंसर रहेगा कपड़ा शब्द का पर्यायवाचिक वसन है। सो ये रहा हमारा अ वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा मुहावरा है? सो इसका राइट आंसर रहेगा घी के दिए जलाना। ओके, सो अपन चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लोकप्रिय व्यक्ति का सभी करते हैं, तो सम्मान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यद्यपि वे रिक्त स्थान है किंतु क्रोधी। तो राइट आंसर रहेगा सज्जन। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं, तो 3। उसके बाद राष्ट्रभाषा की भाषा ठहराई गई है, तो जनसंपर्क की। उसके बाद आगे के क्वेश्चन में है माँ द्वारा सिखाई गई भाषा को कहते हैं, तो मातृभाषा। जब बोली किसी कारण से महत्व प्राप्त कर लेती है तब वह कहलाती है, क्या कहलाती है? भाषा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि वह आता तो मैं चला जाता, यह वाक्य रिक्त स्थान वाक्य है, तो यह है संकेत वाचक, क्योंकि यहाँ पे संकेत दिया जा रहा है वो आता तो मैं चला जाता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य समाज का रिक्त स्थान है दर्पण। उसके बाद टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है, टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है कठिन कार्य, कठिन कार्य। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ऊँट के मुंह में जीरे का क्या अर्थ है? बहुत कम मात्रा, है ना, ये इसका अर्थ रहेगा। उसके बाद दाल ना गलना, तो दाल ना गलना मतलब सफल न होना, ओके, या फिर अपना काम न बनना। मुहावरे आंखें फेर लेने का अर्थ है, आंखें फेर लेने का अर्थ है पहले की अपेक्षा बदल जाना। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य असत्य शब्दों का कोई भी समूह वाक्य कहलाता है, तो यस इसका आएगा असत्य, क्योंकि कोई भी समूह नहीं जिससे भाव व्यक्त हो वही वाक्य कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक भाषा के क्षेत्र के अंतर्गत कई उपबोलियां होती है, तो इसका भी आएगा सत्य। सो इसका आएगा सत्य, अनेक बोलियां होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना का अर्थ है मुंह को मिट्टू जैसा बनाना, तो इसका आएगा असत्य। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा काला अक्षर बेस बराबर का अर्थ साक्षर होता है, तो इसका भी आएगा असत्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चिराग तले अंधेरे का अर्थ है चिराग के नीचे अंधेरा, तो इसका भी आएगा असत्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है घर खीर तो बाहर खीर का अर्थ मिठाई खाना है, तो ये भी आएगा असत्य। उसके बाद भाषा का सीमित रूप विभाषा होती है, तो ये आएगा सत्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाषा का संबंध ध्वनियों से होता है, तो इसका भी आएगा सत्य। हाँ, जो भाषा का संबंध होता है वो ध्वनियों से होता है। उसके बाद राष्ट्रभाषा को अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, तो इसका आएगा असत्य, क्योंकि राष्ट्रभाषा को नेशनल लैंग्वेज कहते हैं। उसके बाद गगन का पर्यायवाचक वसुंधरा है, तो ये तो असत्य ही आएगा। चलिए अब हमारे सामने आ जाती है सही जोड़ियाँ, तो इनको देख लेते हैं। फर्स्ट सही जोड़ी है हमारे सामने ब्रिज, तो ब्रिज का आएगा एक बोली, क्योंकि ब्रज एक बोली है। उसके बाद बोली का विकासक्रम स्वरूप जिसमें साहित्य सृजन होता है, तो इसका आएगा विभाषा। उसके बाद तुम घर मत जाओ, ये कौन सा है? आज्ञावाचक वाक्य। उसके बाद दर्शन शास्त्र का जानने वाला दार्शनिक, तो इसका आएगा दार्शनिक। उसके बाद पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द, तो उसे हम कहेंगे वाक्य। ओके, तो ये 5वां। उसके बाद माता पिता, तो द्वंद्व समाज का उदाहरण है। और फिर लक्षार्थ, तो इसके सामने वाला ही रहेगा मुहावरा। तो ये हमारे जो क्वेश्चन सही जोड़ी है वो कंप्लीट हो जाती है। चलिए अब हमारे एक शब्द और एक वाक्य में जो प्रश्न उत्तर है उनको देख लेते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। ओके, और संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य और सरल वाक्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और क्रिया का प्रयोग होता है वह कौन सा वाक्य होता है? तो वह साधारण वाक्य होता है, साधारण वाक्य होता है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय हो वह कैसा वाक्य होगा? तो वो भी क्या रहेगा? साधारण वाक्य रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे हमारे देख लेते हैं, घर के सदस्य अपने विचारों का आदान प्रदान किस भाषा में करते हैं? तो जो घर के सदस्य होते हैं वो अपने विचारों का आदान प्रदान मातृभाषा में करते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा मातृभाषा यानी कि मदर टर्म्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो बघेली बोली मध्य प्रदेश के रीवा, सतना, सीधी, बालाघाट, शहडोल इत्यादि क्षेत्रों में बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मालवी बोली मध्य प्रदेश के किन किन जिलों में पाई जाती है? तो जो मालवी बोली होती है वो मध्य प्रदेश के देवास जिले में पाई जाती है खासकर रतलाम जिले में, और थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं धार भी इसके अंतर्गत आ जाता है। तो ये रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, जिसकी कल्पना न की जा सके यानी कि जिसके बारे में हम कल्पना कर ही नहीं सकते, तो वो क्या रहेगा? वो रहेगा अकल्पनीय। सो राइट आंसर रहेगा अकल्पनीय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, लक्ष्मीबाई एक तेजस्वी नारी थी, यह वाक्य शुद्ध या अशुद्ध? तो यह वाक्य अशुद्ध है, क्योंकि तेजस्वी पुरुष के लिए लगता है और जो गर्ल्स रहती है यानी कि महिलाएं उनके लिए लगता है तेजस्विनी। ओके, तो यहाँ पे तेजस्वी लिखा हुआ इसलिए अशुद्ध वाक्य है। उसके बाद वह गुणवान महिला है का शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो वह गुणवान महिला है का शुद्ध वाक्य रहेगा वह गुणवती महिला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसका कोई शत्रु न हो के लिए एक शब्द, तो उसके लिए रहेगा अजात शत्रु यानी कि उसका कोई शत्रु नहीं है। चलिए इसका राइट आंसर अजात शत्रु रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्टी गंगा बहाना का क्या अर्थ है? तो उल्टी गंगा बहाने का अर्थ है विपरीत कार्य करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो बोलियों के नाम लिखिए। तो एक तो ब्रज जो कि अपनी बोली है, उसके बाद मालवी जो कि अपनी बोली है, दो बोलियां है। उसके बाद ये दोनों बोलियां है। उसके नेक्स्ट हम देख लेते हैं आगे हमारे हैं, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। तो चलिए इनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे सामने हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि उसने मेरे को कुछ नहीं कहा, तो इस वाक्य को हमें शुद्ध करके बताना है। सो फ्रेंड इसका राइट आंसर रहेगा उसने मुझे कुछ नहीं कहा। मेरे को कुछ नहीं कहा के स्थान पर आएगा उसने मुझे कुछ नहीं कहा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका भवदीय, तो आपका भवदीय के स्थान पर आएगा आपका और उसके बाद या भवदीय। ओके, आपका या भवदीय ये लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे सामने, गांधी जी का देश सदा आभारी रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा देश गांधी जी का सदा आभारी रहेगा। उसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई ऑफिसों के अधिकारी छुट्टी लेकर चले गए। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑफिस में कई अधिकारी छुट्टी लेकर चले गए। उसके बाद देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखिए। तो इसका राइट जो वाक्य रहेगा वो इस प्रकार रहेगा कि भारत की जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखिए। उसके बाद सिक्स्थ है हमारा, जैसा कि आप देख सकते हैं, उसके पास केवल मात्र 200 रुपये हैं। तो इसका राइट रहेगा उसके पास मात्र 200 रुपये हैं। केवल यहाँ से हट जाएगा क्योंकि केवल और मात्र का एक ही अर्थ होता है। उसके बाद गांधी जी पक्के भक्त थे ईश्वर के। तो इसका राइट आंसर रहेगा गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, यानी कि यहाँ पर जो आगे है उसे पीछे करना है और जो पीछे है उसे आगे करना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, गुरु के ऊपर श्रद्धा रखनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा गुरु के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने मंत्री जी को एक फूलों की माला पहनाई। तो इसका राइट आंसर रहेगा मैंने मंत्री जी को फूलों की एक माला पहनाई है ना, वहाँ पे एक फूलों की माला था और यहाँ पे फूलों की एक माला आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके सामने एक गहरी समस्या है, यानी तो इसका राइट आंसर रहेगा उसके सामने एक गंभीर समस्या है। गहरी कोई समस्या नहीं होती, गंभीर होती है। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद आगे है, यदि परिश्रम करोगे तो अच्छे अंक प्राप्त करोगे। सो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कुछ इस प्रकार से, यदि परिश्रम करोगे तब अच्छे अंक प्राप्त होंगे, ये इसका शुद्ध वाक्य रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता का पुत्र में विश्वास। तो आप देख सकते हैं पिता का पुत्र में विश्वास, तो इसका आएगा पिता को पुत्र में पुत्र पर विश्वास, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पिता को पुत्र पर विश्वास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लक्ष्मीबाई एक तेजस्वी नारी है। तो इसका राइट आंसर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लक्ष्मीबाई एक तेजस्विनी नारी थी। ओके, उसके बाद देखते हैं, आपका स्वास्थ्य अब कैसा है। तो इसका शुद्ध रूप रहेगा अब आपका स्वास्थ्य कैसा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसका होश उड़ गया। तो उसके होश उड़ गए, ये इसका राइट आंसर रहेगा।
सो गाइस, अब हम देखने वाले हैं हमारे प्रश्न नंबर 7 को, जो कि वाक्य परिवर्तन है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं गीता के रचयिता को नहीं जानता। तो इसे हमें परिवर्तित करना है मिश्र वाक्य में। तो इसका मिश्र वाक्य इस प्रकार बनेगा, मैं नहीं जानता कि गीता का रचयिता कौन है। तो ये इसका मिश्र वाक्य है। चलिए अब सेकेंड को देख लेते हैं। सेकेंड है, मैंने स्टेशन से टिकट खरीदा और घर लौटा। और इसे हमें क्या बनाना है, एक साधारण वाक्य। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, मैं स्टेशन से टिकट लेकर घर गया। तो ये इसका साधारण वाक्य होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणित का प्रश्न पत्र कठिन आया। इसको हमें नकारात्मक बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, जैसे कि गणित का प्रश्न पत्र सरल नहीं आया। तो ये इसका नकारात्मक वाक्य होगा। उसके बाद जो फोर्थ है हमारा, स्नान करो विद्यालय जाओ, है ना। तो इसका जो वाक्य बनेगा, सरल वाक्य, वह कुछ इस तरीके से बनेगा कि स्नान करके विद्यालय जाओ। तो ये इसका आंसर रहेगा। उसके बाद हमारा रहेगा पांचवा, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसका रहेगा प्रश्नवाचक हमें बनाना है। तो इसका रहेगा, क्या मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। ये इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है, बच्चे सुंदर चित्र बना रहे हैं। तो इसे हमें आज्ञावाचक में परिवर्तित करना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा, बच्चों सुंदर चित्र बनाओ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कितना अद्भुत दृश्य है। इसको हमें विस्मयवाचक बनाना है। तो यह वाह कितना अद्भुत दृश्य है, ये रहेगा हमारा विस्मयवाचक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय होने पर अंधकार जाता रहा। तो इसको हमें संयुक्त वाक्य बनाना है। तो इसका रहेगा, सूर्योदय हुआ और अंधकार जाता रहा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर वन में नाचता है। तो इसे हमें संदेहवाचक बनाना है। तो कैसे लिखेंगे, शायद मयूर वन में नाचता है। तो ये इसका संदेहवाचक रहेगा। उसके बाद धातुओं में सोने से अधिक कीमती कोई धातु नहीं है। तो इसे हमें क्या बनाना है, विधिवाचक। तो इसका राइट आंसर रहेगा, धातुओं में सोना अधिक कीमती धातु है। तो ये इसका आंसर रहेगा। सो ये हमारे शुद्ध वाक्य कंप्लीट होते हैं, वाक्य परिवर्तन। और अब हम देख लेते हैं हमारे भाव विस्तार को। सो भाव विस्तार में मैं आपको पूरा डिटेल नहीं बताऊंगी, आपको थोड़ा सा मीनिंग बता दूंगी, जिससे आप पूरा पैराग्राफ बना लेना। तो पहला है, धर्म पार्थक्य नहीं एकता का घोतक है। यानी कि जो धर्म होता है वो पार्थक्य नहीं है, यानी कि हमें विभाजित होना नहीं सिखाता है, वो तो एकता के साथ रहना सिखाता है। जितने भी देश दुनिया में धर्म है वो सभी एक साथ एकता के साथ रहने की बात कहते हैं। तो ये पहली जो लाइन है इसका ये मीनिंग है। अब जो सेकेंड हमारा भाव विस्तार है वो है, साहित्य समाज का दर्पण है। यानी कि साहित्य को समाज का दर्पण बनाया गया है। समाज की जैसी स्थिति होगी उसी प्रकार की साहित्य रचनाओं को साहित्यिक रचनाएं होती है। तो इससे हमें पता चल जाता है जब हम किसी भी साहित्य को या किसी भी रचना को पढ़ते हैं कि हमारा समाज कैसा था। तो साहित्य समाज का दर्पण है। उसके बाद, ईश्वर किसी विशेष धर्म या जाति का नहीं होता। यानी कि जो ईश्वर होता है वो निराकार है, परमात्मा है, सर्वव्यापी है, और वो सर्वव्यापी है। तो इसलिए वो किसी भी जाति या धर्म का नहीं होता है। ये बात यहाँ पे कही गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, बेर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। यानी कि जो बेर होता है वो क्रोध का अचार या मुरब्बा, यानी कि बेर की जो शुरुआत होती है वही क्रोध से होती है। ये बात यहाँ पर कही गई है। उसके बाद, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। यानी कि भगवान का न्याय है वो भले देर से होता है पर सही होता है। वहाँ पे भले टाइम लग सकता है पर सच्चा न्याय होता है। ये बात यहाँ पे कही गई है। उसके बाद, कविता कोमल हृदय की चीज़ है। यानी कि यहाँ पे कविता को कोमल हृदय कहा गया है, क्योंकि कोई भी कवि तभी कविता लिख सकता है जब वह अपने कोमल हृदय से जिस विषय पर वह कविता लिख रहा है उसे अपने अंदर अनुभव करे। इसलिए कहा गया है कविता कोमल हृदय की चीज है। उसके बाद अगला है हमारा, रीतिकालीन कवियों की जिंदादिली तो रंगबाजी में ही दिखाई पड़ती है। यानी कि जो रीतिकाल के कवि थे, श्रृंगारी कवि, उन्होंने नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया। काफी कुछ श्रृंगार का, सौंदर्य का इस काल में काफी वर्णन किया गया। इसी कारण कहा गया है कि रीतिकालीन कवियों की जिंदादिली तो रंगबाजी में ही दिखाई देती है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ, जहाँ धार्मिक संबंध होता है वहाँ तर्क की गुंजाइश नहीं होती है। तो यहाँ पर धार्मिक के स्थान पर आएगा हार्दिक। यहाँ पे शायद प्रिंट एरर है, यहाँ पर आएगा हार्दिक। ओके, सो जहाँ हार्दिक संबंध होता है वहाँ तर्क की गुंजाइश नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि जहाँ हार्ड से हार्ट का कनेक्शन होता है वहाँ कोई भी तर्क नहीं होता है। वहाँ पर क्यों, कैसे, ऐसे शब्द होते ही नहीं है। बस हाँ अगर है तो हाँ है, ऐसी चीजें वहाँ पे चलती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जहाँ हार्दिक संबंध होता है वहाँ तर्क की गुंजाइश नहीं होती है। तो ये हमारे हो गए भाव जो विस्तार करना था। उसके बाद आ जाते हैं हमारे सामने मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। तो सबसे पहले हमारे मुहावरा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इसका जो आंसर रहेगा, शक्तिशाली व्यक्ति का ही अधिकार। इसका ये अर्थ होता है। जैसे कि आप उदाहरण के लिए कर सकते हैं कि प्रयोग या फिर प्रमोद के 4 गुंडों की सहायता से रमेश के मकान पर कब्जा कर लिया। वह न्यायालयों के चक्कर लगाता रहा लेकिन सब बेकार है, क्योंकि जिसकी लाठी होती है उसकी भैंस बचती है। यानी कि जिसके पास पैसा होता है उसकी भैंस होती है। उसके बाद, डूबते को तिनके का सहारा। तो इसका राइट आंसर रहेगा कि मदद कर देना, यानी कि आपत्ति काल में थोड़ी सी मदद कर देना। तो
रोहन को 23 नंबर आ चुके थे, कुछ नंबर को बढ़ाकर टीचर ने उसे पास कर दिया, इसे कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। ओके, उसके बाद इधर है मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी कि अगर मन साफ है तो घर में ही तीर्थ है। इसका एक तरीके से मतलब ये होता है कि जब हमारा मन, हमारा हृदय साफ रखते हैं तो हमें कहीं भी तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। राम का मन इतना साफ था कि उन्हें तीर्थ जाने की जरूरत नहीं पड़ी, यानी कि राम ने तो अपने घर में ही तीर्थ कर लिया, क्योंकि मन चंगा तो कटौती में गंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि योग्यता न होना और उससे ज़्यादा दिखावा करना। रोहन सदैव अधजल गगरी छलकत जाए जैसी बातें करते रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे सामने, घाट घाट का पानी पीना, यानी कि हर जगह अपनी टांग अड़ाना, इसको बोलते हैं घाट घाट का पानी पीना। तो मोहन ने तो घाट घाट का पानी पिया हुआ है। उसके बाद आँख के अंधे नाम नयन सुख, यानी कि जो आँख के अंधे होते हैं, साथ ही नाम नयन सुख, तो इसका राइट आंसर रहेगा गुण के विपरीत नाम, यानी कि किसी किसी का नाम तो शांति होता है परंतु वह काम अशांति वाला करता है। तो इसका वाक्य में प्रयोग रहेगा, नाम तो शांति है परंतु गुण कैसे हैं, आँख के अंधे नाम नयन सुख जैसे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आँखों पर पट्टी बांधना, यानी कि दिखते हुए भी ऐसा महसूस कराना कि अनदेखा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस मुहावरे के उदाहरण के माध्यम से कि अनदेखा करना, जैसे कि परीक्षा कक्ष में खूब नकल हो रही थी तथा जो परीक्षार्थी या परीक्षा लेने वाले थे, निरीक्षक, आंखों पर पट्टी बांधे खड़े हुए थे, तो इसे कहते हैं अनदेखा करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है होम करते हाथ जलना। होम यानी कि यज्ञ, यज्ञ करते समय हाथ जलना, यानी कि शुभ कार्य में हानि हो जाना। जैसे कि हम लिख सकते हैं, पल्लव और कनिष्क विवाद मैंने समाप्त कराया, अब वे मुझसे बोलते तक नहीं, इसी को कहते हैं होम करते हाथ जलाया, यानी कि जब पल्लव और कनिष्क का विवाद हुआ तो मैंने उनके विवाद को सुलझाया और अब मुझसे बोलते भी नहीं है, मैंने शुभ कार्य कराया तो मेरी ही हानि हो गई, तो इसे कहते हैं होम करते हाथ जलना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आँखों का तारा होना, यानी कि बहुत प्यारा, तो इसका सिंपल सा उदाहरण है, राम अपनी माता पिता के आँखों का प्यारा है, प्यारा है। उसके बाद कलेजा जलना, कलेजा जलना मतलब ईर्ष्या होना, रोहन की प्रगति देख सोहन का कलेजा जलने लगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दांतों तले उंगली दबाना, तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर रहेगा कि जो दांतों तले उंगली दबाने का चकित होना, चकित होना। तो आप जैसे कि देख सकते हैं ताजमहल के सौंदर्य को देखकर सैलानी दांतों तले उंगली दबा लेती है। उसके बाद हमारा यहाँ पर एक छूट गया है, वो है उल्टी गंगा बहाना, तो इसका राइट, उल्टी गंगा बहाना हमारा छूट गया, तो इसका राइट आंसर रहेगा विपरीत कार्य करना। सोहन हमेशा उल्टी गंगा बहा देने जैसी बातें ही करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चिकनी चुपड़ी बातें करना, तो इसका राइट आंसर रहेगा बनावटी प्रेम दिखाना। आजकल का समय, वाक्य में प्रयोग बता रही हूँ, आजकल का समय चिकनी चुपड़ी बातें करके काम चलाने का है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9-2-11 होना, तो 9-2-11 होने का मतलब होता है भाग जाना, चोर पुलिस को देखकर 9-2-11 हो जाते हैं, या फिर चूहा बिल्ली को देखकर 9-2-11 हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दांत खट्टे होना, यानी कि बुरी तरह से हार जाना, जैसे कि अंग्रेज रानी लक्ष्मीबाई से बुरी तरीके से हार गए, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, या फिर हम इस तरीके से लिखेंगे इसको कि अंग्रेजों के दांत खट्टे हो गए। ओके, उसके बाद हमारे सामने आ जाती है ये क्वेश्चन आंसर्स, जो कि है यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे सामने, भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या है और इसकी विशेषताएं हमें बतानी है। तो आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मानव अपने भावों तथा विचारों को एक दूसरे तक पहुँचाते हैं, इसे ही हम भाषा कहते हैं। इसकी दो विशेषताएं, तो भाषा एक मौखिक प्रतीकात्मक पद्धति है और दूसरी भाषा के द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मातृभाषा किसे कहते हैं, मातृभाषा का ज्ञान क्यों आवश्यक है। सो आप स्क्रीन पर देख पा सकते हैं कि माँ से सीखी गई भाषा मातृभाषा कहलाती है। परिवार में जन्म लेकर शिशु अपने माता पिता एवं पारिवारिक सदस्यों से जिस भाषा को ग्रहण करता है वही मातृभाषा है। अब ये क्यों आवश्यक है, तो घर के सदस्यों से विचारों का आदान प्रदान करने के लिए मातृभाषा आवश्यक होती है। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मातृभाषा एवं राष्ट्रभाषा की विशेषताएं लिखिए। तो सबसे पहले हम मातृभाषा की विशेषता देखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो मातृभाषा होती है वो माँ द्वारा सिखाई गई भाषा होती है। दूसरी विशेषता, मातृभाषा हमारी पारिवारिक भाषा होती है। तो ये इसकी दो विशेषता रहेगी। उसके बाद चलिए राष्ट्रभाषा की दो विशेषता देख लेते हैं। तो राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र का नेतृत्व करती है, ये इसकी पहली विशेषता। और दूसरी विशेषता, राष्ट्रभाषा देश की संस्कृति और सभ्यता को प्रदर्शित करती है। तो आई होप आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा एवं विभाषा में दो अंतर लिखिए। तो आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, भाषा का क्षेत्र विशद होता है तथा इसके प्रचलन का क्षेत्र भी व्यापक होता है, यानी कि भाषा कहीं ना कहीं विस्तृत होती है और विभाषा का क्षेत्र सीमित होता है। उसके बाद दूसरी विशेषता, भाषा का प्रयोग राज कार्य में होता है, यानी कि जो ऑफिशियली कार्य होते हैं उनमें होता है। और विभाषा का प्रयोग साहित्यिक यानी कि लिटरेचर में, साहित्यिक एवं बोलचाल तक ही सीमित रहता है। तो ये दो मेन डिफरेंस है इनमें। ओके, और एक यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? राष्ट्रभाषा की दो विशेषताएं। तो ये जो राष्ट्रभाषा की विशेषता जो हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया उसी में इसकी विशेषता आ जाएगी। और डेफिनेशन आप ये लिख देना जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। राष्ट्रभाषा प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र की सर्वमत भाषा होती है। राष्ट्रभाषा किसी देश की संस्कृति, साहित्य व इतिहास को प्रदर्शित करती है। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, भाषा और बोली में अंतर लिखिए। तो भाषा क्या है और बोली क्या है? तो इसको देख लेते हैं। भाषा, तो सबसे पहले भाषा व्यापक तौर पर होती है, जबकि बोली किसी क्षेत्रीय क्षेत्र तक सीमित होती है। भाषा, वही अंदर लिखना है कि भाषा किसी भी संपूर्ण राष्ट्र को, संस्कृति को प्रदर्शित करती है, जबकि बोली लोक संस्कृति यानी कि किसी क्षेत्रीय संस्कृति को प्रदर्शित करती है। तो ये इनमें अंतर रहेगा। उसके बाद राजभाषा किसे कहते हैं और राजभाषा की कोई दो विशेषताएं लिखिए। अब हम बात करने वाले हैं राजभाषा की। तो चलिए, राजभाषा यानी कि सरकारी कामकाज की भाषा अथवा भारतीय संघ की भाषा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अंग्रेजी में इसको ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। तो ये हो गई राजभाषा की डेफिनेशन। अब इसकी दो विशेषताएं देख लेते हैं। तो पहली विशेषता है, राजभाषा बनाने के लिए सरकारी कामकाज इसी भाषा में होने चाहिए। दूसरी बात, राजभाषा से राष्ट्रीयता की भावना को बल मिलता है। तो ये दो इसकी विशेषता होगी। तो इस प्रकार हमारा जो भाषा बोध है वो कंप्लीट होता है। अगर इस वीडियो से आपकी कोई भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।